स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: परिवर्तन संघ के खिलाफ लड़ाई। आदर्श, तुम यहाँ अपना मैजिक नहीं चला सकते। इससे उन्हें तुम्हें बाहर निकालने का एक सही बहाना मिल जाएगा। नाइट हॉक ने तुरंत कहा जब उसने आदर्श के अंदर बढ़ते हत्या के इरादे को महसूस किया। ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें आप कभी बर्दाश्त कर सकते हैं। वाक्य के बाद आदर्श के शरीर से ब्लैक लाइटनिंग फूट पड़ी। लाइटनिंग ड्रैगन की तरह सभी दिशाओं में बेतहाशा फैल गई। यह लाइटनिंग आदर्श के दिल में लाइटनिंग के क्रोध का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सहन करना, वह क्यों सहन करेगा? क्या ये लोग सिर्फ इसलिए न्याय कर रहे थे क्योंकि उन्हें उत्तरी परिवर्तन संघ कहा जाता था? यहाँ तक कि महान पार्थिन मंदिर का भी एक बदसूरत पक्ष था। आदर्श पार्थिन मंदिर के पवित्र पर्वत को रोकने के लिए काफी साहसी था। वह परिवर्तन संघ के छोटे मुख्यालयों से क्यों डरेगा? लाइटनिंग बेतहाशा चमक रही थी, पहाड़ की ढलान को झकझोर रही थी। वीर और ललित पहाड़ पर ऊपर खड़े थे, उनके चेहरों पर वही मुस्कान थी। आदर्श ने उनकी उम्मीद के मुताबिक ही चारा खाया था। वह आदमी काफी बेवकूफ गुस्सैल मूर्ख था। आप सभी ने देखा है, यह आदमी हमारे इलाके में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसे नीचे ले जाओ और मौके पर ही मार डालो। ललित चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि वह बेहद उत्साहित था क्योंकि उसने जल्दी से अपने आदमियों को आदेश दिया। उत्तरी परिवर्तन संघ के उपनेता गगन वर्मा ने बोहें सिकोड़ी। यह स्पष्ट था कि ललित अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा था। उसने जानबूझकर परिवर्तन संघ के सदस्यों को यहां बुलाया था क्योंकि वह जानता था कि आदर्श पूरी तरह से अपना आपा खो देगा। आदेश प्राप्त होते ही परिवर्तन संघ के सदस्यों ने तुरंत चिल्लाकर कहा, यस सर। एक दर्जन मैजिशियनों ने स्टार कॉन्स्टलेशन का निर्माण शुरू कर दिया। विभिन्न एलिमेंटों के कॉन्स्टलेशन ने आदर्श की दिशा में एक विनाशकारी एलिमेंट ऑरा का निर्माण किया। स्काई लाइटनिंग क्लॉ। आदर्श ने अपने सबसे पहले मैजिक खत्म किया। उसकी लाइटनिंग परिवर्तन संघ के सदस्यों पर निशाना साध रही थी जो उसके सबसे करीब था। वह आदमी तिरस्कारपूर्ण दिख रहा था। परिवर्तन संघ के आदमी को पता था कि आदर्श वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट जीता है, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो अनगिनत लड़ाइयों से गुजरा था, वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट बच्चों के बीच की छोटी सी लड़ाई की तरह था। यह उल्लेख करने के लायक कुछ भी नहीं था। उसने खुद की रक्षा के लिए एक वाटर शेड बुलाई। नीली बाधा उसके ऊपर मंडरा रही थी। स्काई लाइटनिंग क्लॉ ने तुरंत ही पानी के पर्दे को उड़ा दिया। पानी एनफोर्सर पर बरसा जिसने आदर्श की ताकत को कम करके आंका था। लाइटनिंग लगातार तेज गति से गिर रही थी। वो आदमी अविश्वास से लाइटनिंग गिरते हुए देख रहा था। लाइटनिंग स्पिल का इतना शक्तिशाली होना कैसे संभव है? परिवर्तन संघ के सदस्यों ने हताश होकर अपना मैजिक आर्मर एक्टिवेट किया, लेकिन वह अभी भी स्काई लाइटनिंग क्लॉ से झुलस गया था। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अभिमानी व्यक्ति ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि भगवान की मोहर का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आदर्श की लाइटनिंग एक सामान्य मैजिशियन की लाइटनिंग से 12 गुना अधिक शक्तिशाली थी। परिवर्तन संघ का सदस्य, जो कि एनफोर्सर भी कह सकते हैं, के पास एक भी सोल ग्रेड सीड नहीं था। अपना मैजिक आर्मर पहनने के बाद भी आदर्श का स्काई लाइटनिंग क्लॉ उसे आसानी से हरा सकता था। उसने एक एनफोर्सर पर अटैक करने की हिम्मत की। हर कोई इस नीच आदमी को नीचे गिराओ, कोई दया मत दिखाना, ललित ने खुशी में कहा जब उसने आदर्श को पहले एक एनफोर्सर पर अटैक करते देखा। वीर भी मुस्कुरा रहा था। वे वर्तमान में उत्तरी पर्वत पर थे। उनके बीच 20 प्रवर्तक थे, जबकि ललित एक सुपर मैजिशियन था। आदर्श निश्चित रूप से मरने वाला था जब उन्हें उसे बाहर निकालने का बहाना मिल गया। वह अंततः अपना बदला ले सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने वाला था। अन्य एनफोर्सर ने अपने एडवांस स्पिलों का उपयोग किया और अंततः थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अटैक किया। विनाशकारी स्पिलों ने क्षेत्र पर अटैक किया जिससे आदर्श को उनसे बचने का कोई मौका नहीं मिला। लगातार विस्फोटों के कारण ढलान लगभग जमींदोज हो गई। हवा में धुएं का एक बड़ा बादल छा गया। नाइट हॉक लगभग पागल हो गया। वह गुस्से में एनफोर्सर की ओर दौड़ा और उन पर चिल्लाया, क्या आप नहीं बता सकते कि यह एक साजिश है? अगर आपके पास अभी भी थोड़ा विवेक है तो आपको अभी रुक जाना चाहिए। जिस आदमी पर आप अटैक कर रहे हैं वो अपने दोस्तों के साथ शैतान नगरी का विरोध करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है।
उसने प्राचीन राजधानी को बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है और यहाँ तक कि राष्ट्रीय टीम के साथ हमारे देश के लिए गौरव भी जीता है। इसके बदले में वो आपके सर्वोच्च सम्मान का हकदार है। नाइट हॉक की बातें सुनकर कुछ एनफोर्सर परेशान दिखे। वे जानते थे कि आदर्श कौन है। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट की जीत पूरे देश के लिए प्रेरणादायी थी। वे हिचकिचाए और आदर्श पर अपना मैजिक नहीं चलाया। यह मत भूलो कि तुम्हारा सीनियर यहाँ कौन है। ललित ने उन प्रवर्तकों को देखा जिन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ अटैक नहीं किया था। 5 एनफोर्सर ने अटैक ना करने का निर्णय लिया, जबकि बाकी ने कोई दया नहीं दिखाई, मानो उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। धुएं में काले पंखों की एक जोड़ी खुली हुई थी। यह अविनाशी ढालों की एक जोड़ी की तरह थी जो अपने भीतर आदर्श की पूरी तरह से रक्षा कर रही थी। काले पंख बोला के थे। विनाशकारी स्पिलो ने उसके पंखों पर एक भी खरोच नहीं छोड़ी थी। उसके होंठ चौड़े हो गए जिससे उसके मुंह के अंदर 2 जोड़ी नुकीले दांत दिखाई दिए। तुम्हें पता है कि क्या करना है, आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। भोला मुस्कुराया। मैं उन लोगों की जान बख्श दूंगा जो इसके लायक है। बोला एक झटके में पर्पल रंग के चमगादड़ में तब्दील हो गया और अचानक एक एनफोर्सर के पीछे प्रकट हो गया। उसने एनफोर्सर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। एनफोर्सर के एडवांस बिल उसके खिलाफ पूरी तरह बेकार थे। इस टक्कर से एनफोर्सर के शरीर की सारी हड्डियां टूट गई। वह व्यक्ति वहीं बेहोश हो गया। कितना कमजोर, बोला ने फिर से अपनी चाल चली। इस बार उसने 2 एनफोर्सर को निशाना बनाया जो एक साथ खड़े थे और आदर्श पर फायर स्पिल से अटैक कर रहे थे। उनके चेहरों पर दिखने वाले भावों से लगता था कि वे आदर्श की जान लेने के लिए गंभीर थे। बोला ऐसे लोगों के साथ आसानी से पेश नहीं आता था। उसने उनकी बाहें पकड़ ली और उन्हें अपनी ओर खींच लिया। उसने दोनों प्रवर्तकों के हथियार बेरहमी से खींच लिया और उन्हें जमीन पर फेंक दिया। एनफोर्सर पीड़ा में चिल्लाने लगे। वे जमीन पर गिर पड़े और उनके घावों से खून बहने लगा। बोला उनके पास गया और उनके पैरों पर रौंद दिया। उनके पैरों की हड्डियां टूटकर चूर चूर हो गई। उनके पैर चूर चूर हो गए। दोनों एनफोर्सर दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनके आंसू और बलगम आपस में मिल गए। रक्त चाबुक, बोला अपने अटैकों में अविश्वसनीय रूप से तेज था। जब उसने 2 एनफोर्सर को मार गिराया तो उसने तुरंत अपने हाथ में अपने जहरीले खून से बना एक लंबा चाबुक उठाया। उसने चाबुक घुमाया और आदर्श पर मानसिक मैजिक करने की कोशिश कर रहे एक एनफोर्सर को उलझा दिया। बोला ने चाबुक खींचा, एनफोर्सर को अपनी ओर खींचा और उस पर जहरीली सांस छोड़ी। आदमी को ऐसा लग रहा था जैसे हजारों कीड़े उसके शरीर को काट रहे हो। वह काफी देर तक दर्द से चीखता रहा। ब्लड ड्राइव, बोला की चाल देखकर ललित का चेहरा विकृत हो गया। ललित को उम्मीद नहीं थी कि आदर्श अपने साथ ब्लड ट्राइब का सदस्य लेकर आएगा। वह अपने आदमियों को ऐसे धमका रहा था जैसे वे छोटे बच्चे हों। ललित इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने लड़ाई में शामिल होने की पहल की। वह बोला के लिए नहीं बल्कि आदर्श के लिए गया। वह एक विंड मैजिशियन था और उसकी स्पीड काफी शानदार थी। वह आदमी आदर्श को एक ही चाल में खत्म करने की योजना बना रहा था। आदर्श को तुरंत ही खतरा महसूस हुआ। उसने दूर से एक धुंधली आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसने तुरंत ब्लिंक किया और चांदी की रोशनी की झिलमिलाहट के साथ पतली हवा में गायब हो गया। ललित ने अपना मौका गंवा दिया। वह गुस्से में आदर्श के पीछे भागा। बोला ने आदर्श के साथ मिलकर फिर से समूह बना लिया था। उसकी गति अजीब और अप्रत्याशित थी और वह सुपर विंड मैजिक ललित से भी तेज था। वह ललित का पीछा करता रहा जहां भी वह गया। मास्टर, मुझे इस आदमी को संभालने के लिए कुछ समय चाहिए। क्या आप उसके माथ हथों से अकेले निपट सकते हैं? बोला ने पूछा। ललित काफी ताकतवर था, खासतौर पर उसका विंड एलिमेंट। वह शैडो की तरह जमीन पर दौड़ सकता था, बिना किसी निशान के अचानक हवा में गायब हो सकता था। बोला को उसे हराने के लिए ज्यादा गंभीर होना पड़ा। मुख्य कारण यह था कि बोला को अपनी असली ताकत से लड़ते हुए बहुत साल हो गए थे। उसे अपनी चालें भी मुश्किल से याद रहती थी। पहले उसे सुपर मैजिशियन को हराने में 5 मिनट से भी कम समय लगता था। आदर्श ने बोला को जवाब दिया। उसकी सारी हड्डियां और टेंडनें तोड़ दो। सुनिश्चित करो कि वह जीवित रहे। जैसी आपकी इच्छा, बोला ने उत्तर दिया। ललित बोला से एक निश्चित दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, अपने विंड विंग्स के साथ हवा में मंडराते हुए। जब उसने आदर्श और बोला के बीच बातचीत सुनी तो वह लगभग अपना संयम खो बैठा। जाल को इतनी अच्छी तरह से सेट करने के बाद ब्लड ट्राइब का इतना शक्तिशाली सदस्य क्यों दिखाई दिया? अगर ब्लड ट्राइब्समैन आसपास नहीं होता तो वह आसानी से आदर्श की जान ले सकता था।
वीर, अब समय आ गया है कि हम अपना कर्ज चुकाएंगे। आदर्श ने अपनी नजर उठाई और वीर को ठंडे अंदाज में देखा। वह व्यक्ति परिणाम से बेहद प्रसन्न था, लेकिन अब वह पहले जैसा शांत और संयमित नहीं दिख रहा था। हालांकि वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। पहाड़ पर कम से कम 8 एनफोर्सर थे जो ललित के प्रति वफादार थे। ये सभी एनफोर्सर एडवांस मैजिशियन थे। आदर्श के बारे में वीर की समझ के आधार पर आदर्श के लिए इन एनफोर्सर के सामने टिक पाना संभव नहीं था। इस विचार ने तुरंत वीर को शांत कर दिया। उसे लगा कि उसे आदर्श को थोड़ा और भड़काना चाहिए ताकि वो पागल हो जाए। हालांकि जब वीर यह तय कर रहा था कि उसे समर्थ या आदर्श के पिता का नाम लेना चाहिए, तो यह देखकर चौंक गया कि आदर्श ने अपेक्षाकृत मजबूत एनफोर्सर को एक ही मुक्का मारकर गिरा दिया। वह यह भी नहीं बता सका कि वह आदमी अभी भी जीवित है या नहीं। वीर दंग रह गया। कब से आदर्श इतना ताकतवर कब से है? क्या वह उस समय सिर्फ एक इंटरमीडिएट मैजिशियन ही था? स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 नेक्स्ट एपिसोड टाइटल, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं मानने की हिम्मत ना करूं। हेल फ्लेम्स, आसमान से भयंकर आग बरसी जो कुछ एनफोर्सर के बीच जा गिरी। तीनों एनफोर्सर कमजोर मैजिशियन नहीं थे। उन्होंने आग बुझाने के लिए जल्दी से आइस के मैजिक का इस्तेमाल किया। आदर्श ने जमीन पर बची हुई लपटों पर नजर डाली। वे सभी चमकीले लाल थे, गुलाब के रंग की तरह। आदर्श लिटिल फ्लेम बेले की आपदा अग्नि की जबरदस्त शक्ति के आदी हो चुके थे। उनके अग्निस्विल उनके बुलाए गए बीस्ट की मदद के बिना नाटकीय रूप से कमजोर हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श भी काफी उदास महसूस कर रहा था। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि उन्हें यहाँ से जाने के बाद लिटिल फ्लेम बेले को वापस जीवित करना होगा। यह सही नहीं लगा कि उनकी शरारती बेटी उनके लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए आसपास नहीं थी। डरो मत, चलो एक साथ अटैक करते हैं, वह हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, एनफोर्सर चिल्लाया। एनफोर्सर स्पष्ट रूप से बर्मा कबीले का एक सदस्य था। उसने अन्य 3 एनफोर्सर से अपने सीलिंग मैजिक का उपयोग करने का आग्रह किया। एनफोर्सरों में से एक शैडो मैजिशियन था जो एक कोने में छिपा हुआ था और आदर्श के दिमाग को सील करने के लिए निष्शासन और विशाल शैडो स्पाइक्स का उपयोग करने की योजना बना रहा था। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि निष्शासन की स्थापना के तुरंत बाद ही वह गायब हो गया। कुछ सेकंड बाद शैडो मैजिशियन को पीछे से एक बहुत ठंडी महसूस हुई। आदर्श ने उसकी कमर और सिर के पिछले हिस्सों पर शैडो डैगर की एक जोड़ी से वार किया था। मजबूत सीलिंग बल ने एनफोर्सर को रोक दिया और उसके दिमाग को बांध दिया, जिससे वह कोई भी मैजिक नहीं कर सका। मर जाओ। बर्मा कबीले के एनफोर्सर ने जल्दी से एक डीमन ट्री को बुलाने का अवसर लिया, जिसकी बाहरी परत आरी दांतेदार थी। विशाल डीमन वृक्ष आदर्श की ओर बढ़ा। आदर्श ने अपनी नजर उठाई और आरी जैसे दानव वृक्ष को घूरने लगा। एक चांदी की रोशनी ने वृक्ष को घेर लिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाया। एनफोर्सर दंग रह गया। वह यह नहीं बता पा रहा था कि आदर्श कौन सा मैजिक इस्तेमाल कर रहा था। वह इतना अनुभवी नहीं था। उसे पकड़ो, उसने दूसरे 2 एनफोर्सर पर गुस्से से चिल्लाया। वे दोनों ही मानसिक मैजिशियन थे। मानसिक मैजिशियनों ने एनफोर्सर के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे आमतौर पर अपने लक्ष्यों को पकड़ने की चाबी थे। 2 मानसिक मैजिशियनों ने आदर्श पर एक साथ मानसिक स्पिल डाला ताकि उसे कोई भी एडवांस स्पिल डालने से रोका जा सके। आदर्श ने खुद को दानव वृक्ष से दूर रखने के लिए थोड़ा पीछे हट गया। जब उसने महसूस किया कि मानसिक प्रभावों की लहरें उस पर बढ़ रही है, तो उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। वह हर मानसिक मैजिक का एक हाथ से प्रतिरोध कर रहा था। आदर्श ने जल्दी से अपना जवाबी अटैक किया। मानसिक मैजिशियनों को उसके पैटर्न को बाधित करने का कोई मौका नहीं दिया। घबराओ मत, हमारे मानसिक प्रभाव तेज है, बड़े मानसिक मैजिशियन ने कहा। वे आदर्श की टेलीकिनेसिस को करीब आते हुए महसूस कर सकते थे। उनके पास 2 विकल्प थे। पहला था अपने साइकिंग इम्पैक्ट को मजबूत करना, जिससे आदर्श को अपना मैजिक वापस लेना पड़े। दूसरा विकल्प तुरंत पीछे हटना था, लेकिन इसका मतलब था कि वे अपने साइकिंग स्पिलों का उपयोग करने का अवसर खो देंगे।
बड़े मानसिक मैजिशियन को दूसरे मानसिक मैजिशियनों में कहीं ज्यादा भरोसा था। उसे विश्वास था कि उसका मानसिक प्रभाव आदर्श की टेलीकिनेसिस को मात दे सकता है। आखिरकार स्पेस एलिमेंट भी मैजिशियन की मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। आदर्श पर मानसिक प्रभाव डालते ही स्पेस मैजिक खत्म हो जाएगा। भिन्न भिनाना। आदर्श के दिमाग में एक तेज आवाज गूंजी जिससे उसके विचार विचलित हो गए। बड़े मानसिक मैजिशियन ने तुरंत ही आत्म संतुष्ट होकर मुस्कुराया। बहुत से लोग मानसिक मैजिशियन की तुलना में अपने स्विलों को तेजी से नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके लिए अपने लक्ष्य को प्रभावी ढंग से दबाने के लिए गति सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। उन्हें अपने लक्ष्य के स्पिल डालने से पहले ही अपने स्विलों को जमीन पर उतारना पड़ता था ताकि उनके पैटर्न बाधित हो सके। हमले के लिए तैयार हो जाओ, वह चकमा नहीं दे पाएगा। आह! बड़े एनफोर्सर आदेश देने ही वाला था कि एक चांदी के मायावी पंजे ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। मजबूत पकड़ से उसकी हड्डियां पहले से ही टूटने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय व्यक्ति उन्हें जकड़ रहा हो। बड़े मानसिक मैजिशियन की आंखें चौड़ी होगी। वह अविश्वास से चांदी के आवरण में लिपटे आदर्श को देखता रहा। उनके मानसिक प्रभाव स्पष्ट रूप से उस पर पड़े थे। वह अभी भी टेलीकिनेसिस का उपयोग करने में कैसे सक्षम था? कैसा हो सकता है कि उसकी मानसिक शक्ति उनके लेवल से अधिक थी? एक मानसिक मैजिशियन अपराजय नहीं था। एक बेसिक मानसिक मैजिशियन का मानसिक प्रभाव एक एडवांस मैजिशियन या एक सुपर मैजिशियन को मुश्किल से कुछ भी कर सकता था। अन्यथा बेसिक मानसिक मैजिशियनों का एक समूह आसानी से एक सुपर मैजिशियन को बेकार कर सकता था। मानसिक एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और कर्स एलिमेंट मैजिशियनों की मानसिक शक्ति से बहुत करीब से जुड़े हुए थे। आदर्श मानसिक शक्ति के 4th लेवल पर पहुंच गया था और वर्तमान में इंटरमीडिएट लेवल में था, जबकि बड़े मानसिक मैजिशियन ने मानसिक शक्ति के 3rd लेवल को ही हासिल किया था और अभी भी बुनियादी चरण पर था। उस पर अटैक करो। तुम सब किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी उस पर अटैक करो। एनफोर्सर ने गुस्से में कहा। ये बेवकूफ उसके तुच्छ स्पेस मैजिक से क्यों हैरान थे? उन्हें परिवर्तन संघ के कुलीन वर्ग सच्चे परिवर्तक माना जाता था। आदर्श ने 2 मानसिक मैजिशियनों को ब्रह्मकारी पंजों से जकड़ लिया था, फिर भी वे अकेले नहीं थे जिनका उससे सामने हुआ। 20 मीटर से ज्यादा लंबे बर्फ के शंकु, आग के गोले और जंगली दानव वृक्ष जल्द ही 3 अलग अलग दिशाओं से उसके पास आए। स्पेस रिज्म। आदर्श ने स्पिलों से बचने की जहमत नहीं उठाई। उसे घेरे हुए चांदी की रोशनी एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में तेज होती गई, जो उसके चारों ओर प्रकट होने वाली हर तेज गति वाली वस्तु को स्थिरता में बदल सकती थी। टाइम स्टेजिस के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अटैकों की 3 लहरें नाटकीय रूप से धीमी होगी। अंततः वे उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर रुक गए। घातक बर्फ के शंकु, आग की लपटों की बारिश और विशाल डीमन वृक्ष अपनी जगह पर जमे हुए थे, जैसे कि वे किसी पेंटिंग के हिस्से हो। आदर्श इस क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से नियंत्रण में था। चांदी की रोशनी ने उसकी दबंगता को और बढ़ा दिया। आदर्श जादू से बाहर चला गया। उसके जाते ही लपटे बर्फ के शंकु और दानव वृक्ष फिर से जीवित हो गए और जब वे एकत्र हुए तो पूरी तरह से विनाश लेकर आए। हालांकि आदर्श पहले ही क्षेत्र छोड़ चुका था। मैजिक ने उसकी शर्ट के कोने को भी नहीं छुआ। चले जाओ। आदर्श ने अपनी नजर 2 मानसिक मैजिशियनों पर डाली जो ब्रह्मकारी पंजों से बंधे हुए थे। उनकी इंटरमीडिएट अवस्था ही मानसिक शक्ति ने एक महान शक्ति को बुलाया जिससे वे उड़ गए। मानसिक मैजिशियनों को खून की उल्टी होने लगी और वे जमीन पर गिर पड़े। वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। आदर्श ने पहले ही अधिकांश एनफोर्सर्स को नॉकआउट कर दिया था। एनफोर्सर जो बर्मा कमीले का था, आदर्श धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था जिससे उसे ठंडा पसीना आ रहा था। वह भी उन्हीं की तरह एक एडवांस मैजिशियन था। वह उनसे इतना शक्तिशाली कैसे था? ऐसा कैसे हुआ कि वह अपने पास मौजूद हर एलिमेंट के साथ एनफोर्सर को कुचलने में कामयाब हो गया? तुम मर चुके हो। हमारा बर्मा कमीला तुम्हें इसकी कीमत चुकाने जा रहा है। एनफोर्सर ने शांत रहने की कोशिश की। उसे नहीं लगा कि अगर उसने अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र किया तो आदर्श उसे कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। तुम बर्मा कबीले से हो? यह बर्मा कबीला ही था जिसने मेरे पिता को ले लिया। आदर्श ने एनफोर्सर के सामने रुकते हुए ठंडे स्वर में पूछा। तो क्या हुआ अगर यह हम हैं? एनफोर्सर अचानक बहुत अधिक आश्वस्त लग रहा था।
वह एक एनफोर्सर था, केवल काउंसिलमैन या उससे ऊपर के पद वाले अधिकारियों के पास ही उसे मौत की सजा देने का अधिकार था। फिर भी वे ऐसा केवल प्रवर्तन संघ के सर्वोच्च न्यायालयों में मुकदमे के दौरान ही कर सकते थे। काउंसिलमैन को उन्हें सीधे नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं थी। आपके बर्मा कबीले और रोहन के बारे में सबसे बेवकूफ़ी भरी बात यह है कि वे कैसे सोचते हैं रहते हैं कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है। आदर्श ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आदर्श ने एनफोर्सर के दिमाग को शैडो एलिमेंट से सील कर दिया और उसे हवा में ऊपर फेंक दिया। जब एनफोर्सर सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा तो आदर्श ने अचानक एक चमत्कार अंधेरी रोशनी उत्सर्जित की। अचानक लाइटनिंग की चमक तूफानी बादलों से बाहर निकलती हुई एक राक्षसी पंजे के रूप में प्रकट हुई। एनफोर्सर ने अपने मैजिक आर्मर को एक्टिवेट करने की पूरी कोशिश की। उसे पहले ही पता चल गया था कि आदर्श को उसे मारने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। हालांकि उसका मैजिक आर्मर एक साधारण लाइटनिंग के मैजिक से 12 गुना ज्यादा शक्तिशाली लाइटनिंग के सामने पूरी तरह से बेकार था। विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई और एनफोर्सर लाइटनिंग की चपेट में आकर टुकड़ों में बिखर गया। उसका झुलसा हुआ खून गर्म बारिश की तरह बहने लगा। उसकी मृत्यु देखकर बाकी एनफोर्सर बुरी तरह भयभीत हो गए। क्या यह आदमी पागल हो गया है? क्या उसने सचमुच अपने इलाके में एक एनफोर्सर को मार डाला? जो भी जीने से थक गया है वह अब आगे बढ़ सकता है, आदर्श ने मांग की। एनफोर्सर अपनी जगह पर जम गए। यह आदमी उनकी पहचान और पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें मारने के लिए गंभीर था। आदर्श आगे बढ़ गया। किसी भी एनफोर्सर ने उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की। बेवकूफ, बेवकूफ, मैं तुम्हें मार डालूंगा आदर्श, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ललित पूरी ताकत से चिल्लाया और आसमान से आदर्श पर गोता लगाया। ऐसा लगता है कि आप मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, बोला मैजिक की एक भयानक झलक के साथ ललित के सामने प्रकट हुआ। बोला ने लाइटनिंग की गति से अटैक किया, ललित की बाहां पकड़ी और उसे अप्रतिरोध्य बल के साथ नीचे खींचा। उसके तीखे पंजे ललित की त्वचा में घुस गए, जिससे उसकी बाहां की धमनियां और टेंडन कट गए। उसके मालिक ने उससे कहा था कि वह उस आदमी के शरीर की हर हड्डी और नस को तोड़ दे। यह वास्तव में पूरा करना काफी मुश्किल था। एक कसाई को भी सुअर की हड्डियां और नसें काटने में मुश्किल होती है। अगर यह अनुरोध ना होता तो वह आदमी अब तक कई बार मर चुका होता। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।